स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 सोशल साइंस कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर फॉर आवर फाइनल ईयर एग्जाम्स प्रिपरेशंस। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। हम शुरू करेंगे सेक्शन है एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ। सो क्वेश्चन 1 है द लूनी रिवर फ्लोज थ्रू डैश। नाउ ये हमारे ऑप्शंस हैं इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुलर इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स और वेस्टर्न घाट्स। नाउ इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? नाउ ये जानने के लिए हमें लूनी रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। नाउ जो लूनी रिवर है, इट इज़ वन ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग इनलैंड रिवर्स ऑफ इंडिया एंड इज सिचुएटेड इन द राजस्थान, इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ना आप इतने से ही थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो दैट द लूनी रिवर फ्लोज थ्रू विच एरिया। हाउएवर इसके साथ साथ it flows through the Thar desert and goes to the marshy lands of the Rann of Kutch in Gujarat. Now जो थार डेजर्ट है उसका एक अल्टरनेटिव नेम भी है एंड दैट नेम इज इंडियन डेजर्ट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन डेजर्ट। द लूनी रिवर फ्लोज थ्रू द इंडियन डेजर्ट। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 2, which of the following had the right to levy taxes before the French Revolution in 1789? Now इनमें से किन के पास परमिशन थी टैक्सेस लेवी करने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले? नाउ किसके पास ये राइट्स थी? ये राइट्स थी फ्रेंच एम्परर। बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रेंच एम्परर या किंग था दैट वाज लुइस 16 एंड ही हैड द राइट टू लेवी टैक्सेस। ना आप सोच रहे होंगे स्टेट्स जनरल क्यों नहीं हो सकता? वेल स्टेट्स जनरल इसलिए नहीं है बिकॉज दे ओनली कंसल्टेड, दे ओनली हेल्प्ड द किंग इन कैरिंग आउट हिज पॉलिसीज, बट उनके पास राइट नहीं थी टू लेवी टैक्सेस। द राइट वाज विद द फ्रेंच एम्परर। सो ऑप्शन है इसका भी करेक्ट आंसर होएगा। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 3, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड चूज द करेक्ट टर्म फॉर इट। The head of the state is elected one and not a hereditary position. Now इस वाली स्टेटमेंट का मतलब यह है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, जो रूलर है एक कंट्री का, वो इलेक्ट हुआ है थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड इट इज़ नॉट अ हेरिडिटरी पोजिशन। मतलब ये एक मोनार्की नहीं है लेकिन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वेयर द रूरल इज इलेक्टेड थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है ना। जो बाकी सारे ऑप्शन है वो गलत है। जैसे कि हम देख लेते हैं सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब ये है नॉट इन्वॉल्व विद एनी रिलीजन्स, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। फिर बाद में जस्टिस। जस्टिस का मतलब है जस्टिस इन इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली। जस्टिस का मतलब है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इसलिए वो भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। और सोवरेन का मतलब है दैट द पीपल हैव द राइट टू टेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स, इसलिए सोवरेन भी नहीं हो सकता करेक्ट आंसर। तो क्या है करेक्ट आंसर? इट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड वन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजिशन, इसलिए रिपब्लिक करेक्ट आंसर होएगा। फिर में क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ना अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हेन अ पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क एंड द गोइंग वेजेस इज अनेबल टू फाइंड अ जॉब। ठीक है ना। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स या डायमेंशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जो अगर हम ऑप्शन को पढ़ेंगे तो एक है वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, वो एक इम्पैक्ट है ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन यहाँ पर नॉट पूछा इनमें से कौन सा नहीं है। लेकिन वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स तो एक इम्पैक्ट है बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट में दोज हु आर केपेबल ऑफ बीइंग एन एसेट फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू अ लायबिलिटी, इसलिए ए तो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। फिर में ऑप्शन बी इंक्रीज इन इकोनॉमिक बर्डन, वो भी करेक्ट है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनकी भी, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनकी भी काफ़ी नीड्स है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एट्सेट्रा, एंड उसकी वजह से इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता है क्योंकि वो खुद तो कमा नहीं रहे लेकिन उनकी भी तो नीड्स है दैट नीड टू बी फुलफिल्ड, इसलिए इकोनॉमिक बर्डन भी बढ़ता है। और उसके साथ साथ इंक्रीज इन माल न्यूट्रिशन भी होता है। वाई? बिकॉज अगर जॉब्स नहीं होएगी देन दैट वुड मीन नो मनी, एंड अगर मनी नहीं होएगी
तो फिर उसका मतलब लैक ऑफ एक्सेस टू फूड, एंड इफ देयर इज लैक ऑफ एक्सेस टू फूड देन दैट लीड्स टू माल नूरिशमेंट और माल न्यूट्रिशन। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होएगा? इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होएगा तो फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ जाएगी, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ना हमें ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है एंड उसके बाद हमें डिटरमिन करना है कौन सी स्टेटमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी है। नाउ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एंड इस वाले क्वेश्चन में हमें डेमोक्रेसी के फेवर के स्टेटमेंट्स बतानी है या डेमोक्रेसी के मेरिट्स। तो फर्स्ट वाला मेरिट पढ़ते हैं, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ये बिल्कुल सही है। जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनमें इलेक्शंस होते हैं। इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इलेक्शंस आर कंडक्टेड, एंड इलेक्शंस में जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं उनमें हर एक इंसान के पास एक ही वोट होता है और हर एक वोट के पास एक ही वैल्यू होती है, इसलिए ये करेक्ट है। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 2, फिर बाद में जो सेकंड स्टेटमेंट है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ये भी एक करेक्ट मेरिट है डेमोक्रेसी के लिए, बिकॉज जो डेमोक्रेसी है उसमें रूल ऑफ लॉ चलता है, मीनिंग दैट नोबडी इज अबव द लॉ, एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स भी होती है, इसलिए 2 भी करेक्ट है। और तीसरा, मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, ये भी करेक्ट है। तो इस वाले इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सारी की सारी, इसलिए 1, 2 and 3 ऑप्शन डी करेक्ट होएगा। ऑल 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ऑप्शंस ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स गिवन बिलो। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन्स अलोंग द पेनिनसुला प्लेट्यू। दूसरी है, इट इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम द अरेबियन सी टू द बे ऑफ बंगाल। एंड तीसरी है, वन ऑफ द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू इट इज द कावेरी। ना हम इन सारे फीचर्स को देखने के बाद क्या डिटरमिन कर सकते हैं? दैट इट इज द कोस्टल प्लेन्स डिवीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फिर करेक्ट आंसर क्या आएगा? इट इज द कोस्टल प्लेन्स, क्योंकि जो ये सारी स्टेटमेंट्स है ये सब किस फिजिकल डिवीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रही है? इट इज डिस्क्राइबिंग द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स of the coastal plains. फिर में क्वेश्चन 7, in which of the following countries did the Bloody Sunday incident take place? Now, Bloody Sunday event क्या था? The Bloody Sunday was a massacre that took place on 22nd January 1905 in Saint Petersburg, in which 100 workers were killed and about 300 were wounded when they took out a procession to appeal to the Tsar. That was the event of Bloody Sunday. Now, जो ये इंसिडेंट था ये कौन सी कंट्री में टेक प्लेस करा था? It took place in Russia. Now, अगर आपको ब्लडी संडे के इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा पता भी ना हो, फिर भी ये क्वेश्चन आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो, बिकॉज जो ब्लडी संडे वाला इंसिडेंट था वो हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था? हमने पढ़ा था उसको इन चैप्टर 2, द राइज ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो आप उतनी इन्फॉर्मेशन से भी बता सकते हो इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, दैट इज रशिया। फिर क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर? आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। नाउ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? इन प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ they usually involve the extraction and production of natural resources used in other industries. Now, primary sector के कुछ examples हो सकते हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या क्वेरिंग, लेकिन हमें इस वाले क्वेश्चन में इन ऑप्शंस को देख के बताना है कौन सा बिलोंग करता है टू दी प्राइमरी सेक्टर। नाउ जो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 है, ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग, ये इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ द टर्शियरी सेक्टर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। इसलिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इट इज़ 1 and 3, एनिमल हस्बेंड्री एंड माइनिंग, दे आर अ पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। इसलिए हम कौन सा चुनेंगे? वी विल पिक ऑप्शन बी, ओनली 1 and 3 आर रिलेटेड टू द प्राइमरी सेक्टर।
फिर बाद में क्वेश्चन 9, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ सपोर्टर ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। इनमें से कौन सा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता था? इट वाज तसार निकोलस द सेकेंड। ही डिड नॉट सपोर्ट द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। लेकिन जो लेनिन, स्टालिन एंड कार्ल मार्क्स थे, दे वर सपोर्टर्स ऑफ सोशलिज्म। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द करेक्ट मैच। ना हमें इनमें से इन लीडर्स को मैच करना है टू द रिस्पेक्टिव कंट्रीज। कौन सा मैच करेक्ट है? तो फर्स्टली पिनोचेट, इट इज़ इनकरेक्ट। ही वॉज नॉट द प्रेजिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे बट द प्रेजिडेंट ऑफ चिली, इसलिए ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर बाद में फर्डिनेंड मार्कोज, ये भी इनकरेक्ट है। ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ फिलीपींस। एंड ऑप्शन डी रॉबर्ट मुगाबे, वो भी इनकरेक्ट है। ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे, द फॉर्मर प्रेजिडेंट। लेकिन यहाँ पे किससे मैच कर रखा है इनको? फिलीपींस से। इसलिए करेक्ट मैच क्या है? द करेक्ट मैच इज ऑप्शन सी, परवेज मुशर्रफ, एज ही लेड अ मिलिटरी कूप in Pakistan in 1999 and passed the legal framework order and declared himself as the chief executive of Pakistan। इसलिए जो ऑप्शन सी है, परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान, ये करेक्ट मैच है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होएगा। फिर में क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ना जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो वाली एक्टिविटीज़ होती हैं विच एड टू अ कंट्रीज इकोनॉमी, दे इम्प्रूव इट। हाउएवर यहाँ पर हमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में पूछा गया है, मतलब वो एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट ऐड टू अ कंट्रीज इकोनॉमी। तो इनमें से कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ना फर्स्टली जो बैंकिंग है वो तो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर में ऑप्शन सी, ग्रोइंग वेजिटेबल्स फॉर सेलिंग इन मार्केट, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एंड वर्किंग इन फैक्ट्री, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इनमें से कौन सी नहीं होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी? इट इज़ टीचिंग ऑन चिल्ड्रन। अगर आप अपने ही बच्चे को पढ़ा रहे हो तो फिर वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। क्यों? बिकॉज वो देश की इकोनॉमी को इम्प्रूव नहीं कर रही है, इट डज नॉट ऐड टू अ कंट्रीज इकोनॉमी, इसलिए इट इज़ कंसिडर्ड अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 12, आदित्य इज 12 years old and works in a firecracker factory. State which fundamental right of Aditya is being violated. Now ये rights है, फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड फाइनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ना इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने जानना आएगा कि ये सारी राइट्स किस चीज़ के लिए स्टैंड करती हैं, इनकी मीनिंग क्या है। सो फर्स्टली राइट टू इक्वालिटी स्टेट्स दैट नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ केस्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, एज एट्सेट्रा, इसलिए ये तो नहीं है। From a right to freedom, it states that everyone has a right of freedom of speech and expression, freedom of assembly, freedom of residence in any part of the country, etc. इसलिए ये भी करेक्ट नहीं है। And right to constitutional remedies states that if a citizen believes that his/her fundamental right is being violated, then they have the right to approach the court. इसलिए ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं हो सकता। तो कौन सा करेक्ट है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन विच स्पेसिफिकली लिस्ट्स अगेंस्ट सम सोशल इवल्स सच एज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगार एंड चाइल्ड लेबर। इसलिए ऑप्शन सी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन करेक्ट होएगा। बिकॉज यहाँ पे देखो वापस अगर आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है आदित्य इज 12 years old एंड वर्क्स इन अ फायर क्रैकर फैक्ट्री। नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अकॉर्डिंग no children below the age of 14 years old shall be employed in any factory or hazardous industry। लेकिन आदित्य तो 14 years old का है ही नहीं, वो तो 12 years old है, इसलिए it will be considered as child labor and child labor is included in the right against exploitation। इसलिए कौन सी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है ऑफ आदित्य? इट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। नाउ ये ऑप्शन है, एम्प्लॉयमेंट शुड बी इंसेड फॉर 100 डेज इन रूरल एरियाज, ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, तो फिर ये तो नहीं माना जाएगा। फिलहाल में 1/3 एम्प्लॉयमेंट वॉज रिजर्व फॉर वुमेन, ये भी करेक्ट है, तो ये नहीं माना जाएगा। एंड फाइनली देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इन दिस एक्ट। तो अगर ये सारे करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स का नहीं पूछा है, तो फिर इनमें से करेक्ट आंसर क्या होएगा? इनमें से करेक्ट आंसर होएगा दिस एक्ट इंश्योर्स एम्प्लॉयमेंट फॉर अर्बन एरियाज़। अगर आपको रीज़न भी नहीं पता, फिर भी आप काफ़ी आसानी से डिसाइड कर सकते हो क्यों हो सकता है ये, बिकॉज आप अगर वापस से पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। रूरल तो नाम में लिखा हुआ है, इसलिए जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होएगा, क्योंकि अगर रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट है तो अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट कहाँ से इंश्योर होएगी, इसलिए ऑप्शन सी दिस एक्ट इंश्योर्स एम्प्लॉयमेंट फॉर अर्बन एरियाज ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, इनमें से कौन सी स्टेट्स के पास हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? इट इज़ केरला। केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। एंड कौन सी स्टेट के पास लोएस्ट लिटरेसी रेट है इसी सेंसस के अकॉर्डिंग? इट इज़ बिहार। बिहार हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट। इसलिए अगर आपको पेपर में पूछा जाए हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसके पास है, तो लिखिए केरला, लेकिन अगर लोएस्ट की बात करें तो लिखेंगे बिहार। फिर बाद में क्वेश्चन 15, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वापस से हम इन सारी स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे एंड फिर बाद में आंसर बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेजेस ऑन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी। नाउ ये तो करेक्ट है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में पूछा हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। भाई साहब, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें एक फंडामेंटल राइट भी है जिसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, इसलिए ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेजेस ऑन फ्रेटर्निटी अमंग इट्स सिटीजन्स। नाउ ये ट्रू है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। भाई साहब, फ्रेटर्निटी का बिलीफ मतलब है दैट देयर शुड बी अ बिलीफ ऑफ ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन्स, i.e. they believe that they belong to the same family। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसी चीज़ में बिलीव करता है, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी। फिर बाद में आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन डी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू सिटीजन्स, ये भी ट्रू है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा? इट इज़ ऑप्शन बी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेजेस ऑन अ सिस्टम बेस्ड ऑन किंगशिप। किंगशिप मतलब मोनार्की, एंड जैसे आप सब जानते हैं इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट होएगा। फिर बाद में राकेश इज़ अ रेजिडेंट ऑफ अर्बन एरिया, हाउ मच मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट इज़ रिक्वायर्ड बाय हिम टू बी अबव पॉवर्टी लेवल। ना जो अर्बन एरियाज़ हैं उनका मिनिमम पॉवर्टी रिक्वायरमेंट क्या होता है? इट इज़ ऑप्शन है 2100 कैलोरीज। अगर यहाँ पे लिखा होता राकेश इज अ रेजिडेंट ऑफ रूरल एरियाज, देन इट वुड हैव बीन ऑप्शन नंबर बी 2400 कैलोरीज, लेकिन यहाँ पे अर्बन एरिया की बात हो रखी है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है 2100 कैलोरीज। एंड हम नेक्स्ट सेक्शन को करेंगे अगले एपिसोड में, इसलिए अगर आपने ये वीडियो एंजॉय करी देन मेक श्योर टू लाइक इट, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस चैनल with your friends and family. Bye bye.